इस वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता क्या है, कैसे इसका उद्भव होता है और कैसे इस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। तो स्वतंत्रता अंग्रेजी पर्याय लिबर्टी की लैटिन भाषा के लीवर से बना है, जिसका अर्थ है मुक्तता। यह स्वतंत्रता की दशा की ओर संकेत देता है। इस प्रकार स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ इच्छानुसार यह स्वतंत्रता की दशा की ओर संकेत देता है। इस प्रकार स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है, परंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ ठीक नहीं है। बाड़कर के अनुसार जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का सारभूत अर्थ यह है कि विवेकशील कर्ता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो वही कुछ करने में समर्थ हो और उसके कार्यकलाप बाहर के किसी प्रतिबंध से न बंधे हो। J.R. ह्यूकस कहते हैं स्वतंत्रता सारभूत अर्थ यह है कि विवेकशील कर्ता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो वही कुछ करने में समर्थ हो और इसके कार्यकलाप बाहर से किसी प्रतिबंध से बंधे न हो। औपचारिक दृष्टि से विवेकशील कर्ता के लिए स्वतंत्रता की मांग प्रतिबंधों के अभाव के रूप में की जाती है। जो सिद्धांत सभी मनुष्यों को समान रूप से विवेकशील प्राणी मानते हैं, वे सबको एक सी स्वतंत्रता देने का समर्थन करते हैं। परंतु जो सिद्धांत यह मानते हैं कि तर्क, बुद्धि या विवेक कुछ लोगों तक सीमित है, वे स्वतंत्रता की मांग करके भी सर्वाधिकारवाद की स्थापना की ओर अग्रसर रहते हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने स्वतंत्रता के सिद्धांत का निरूपण इमैनुअल कांट की इस उक्ति के आधार पर किया कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य होती है। उसके अनुसार स्वतंत्रता बाधाओं का अभाव नहीं अपितु सुविधाओं की उपस्थिति है। हॉब्स कहते हैं कि स्वतंत्रता कानून का अर्थ बंधनों का अभाव से है। लॉक कहते हैं स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रण के अभाव से है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा की अधीनता को यथार्थ स्वतंत्रता मानता है। उसके अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा तो हुआ है, किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने की शक्ति है जो कार्य करने तथा उपभोग करने योग्य है। स्पेंसर कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य वह कार्य करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, यदि वह किसी मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करता हो। लॉस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो कि आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति के सुख के लिए अत्यंत आवश्यक है। सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। लियो स्ट्रॉस कहते हैं स्वतंत्रता प्राथमिक रूप से प्रतिबंधों के अभाव अथवा शासन के विपरीत है, परंतु गौण रूप में जो सुविधाजनक भी है, यह अत्यधिक प्रतिबंध का अभाव अथवा अत्यधिक शासन की विरोधी है। मैकेंजी कहते हैं कि सब प्रकार के प्रतिबंध का अभाव नहीं अपितु अनुचित स्थान पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्थाएं स्वतंत्रता है। एक बार फिर से मैकेंजी कहते हैं कि सभी प्रकार के प्रतिबंध के अभाव नहीं अपितु अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्थाएं स्वतंत्रता है। ग्रीन कहते हैं कि निजी हित सामाजिक हित है। G.D. कोल कहते हैं बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। लॉस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण की स्थापना है जिसमें मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। वाइट कहते हैं स्वतंत्रता वह वस्तु है जिसे हम उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम इसे देने को दूसरे को इच्छुक न हो। मिल कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, बशर्ते उसकी स्वतंत्रता को दूसरे की इच्छा से हानि न हो। बर्न्स कहते हैं स्वतंत्रता न केवल सभ्य जीवन का आधार है, वरन सभ्यता का विकास भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा स्थानीय स्वायत्तता पर निर्भर है। स्पिनोजा ने कहा कि स्वतंत्रता नैतिक नियमों के पालन में निहित है। प्राचीन काल में ग्रीक विचारकों ने सामाजिक व्यक्ति के गतिविधियों को ही स्वतंत्र माना। सुकरात कानूनों का पालन करने को ही स्वतंत्रता मानते थे, जबकि पेरिक्लीज के अनुसार पूर्ण नागरिकता का विकास तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना ही स्वतंत्रता है। इसके अतिरिक्त स्टोइसिज्म के ग्रीक दार्शनिकों ने व्यक्ति के पूर्ण विकास को स्वतंत्रता माना। मध्य युग में स्वतंत्रता का अर्थ ही स्वतंत्रता तथा मुक्ति को माना गया तथा इस युग में मान्यता प्रबल हुई कि धर्म का पालन करने से मुक्ति संभव है। कब? मध्य युग में।
आधुनिक युग में स्वतंत्रता की धारणा बहुमुखी हुई। एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक आदि विचारकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया है। स्वतंत्रता का सबसे व्यापक अर्थ यह होगा कि मनुष्य केवल मूर्त प्रतिबंध से नहीं बल्कि किसी भी तरह की व्यवस्था से ग्रस्त न हो, ताकि वह जो कुछ सर्वोत्तम समझता हो उसे करने में कोई बाधा न अनुभव करे। स्वतंत्रता मानवीय प्राप्ति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों में सामंजस्य का नाम है। उपयुक्त तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि इससे दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा न पहुँचे। इसके संबंध में दो दृष्टिकोण हैं, एक उदारवादी दृष्टिकोण और दूसरा मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब सबसे पहले हम उदारवादी दृष्टिकोण को देखते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण में स्वतंत्रता के दो पहलू माने जाते हैं, नकारात्मक या निषेधात्मक और भावनात्मक या सकारात्मक। मतलब उदारवादी जो दृष्टिकोण उसमें नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। अब नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? प्रतिबंधों का अभाव, अर्थात यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे वैसा करने से न रोका जाए। इससे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि व्यक्ति को कुछ करना चाहता है कि उसे कोई सहायता दी जाएगी। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक में बेंथम है, जे.एस. मिल हैं, आइजिया बर्लिन है, फ्रीडमैन है, टॉकविले हैं, स्पेंसर आदि विचारक हैं। फिर से एक बार, बेंथम, जे.एस. मिल, आइजिया बर्लिन, फ्रीडमैन, टॉकविले, स्पेंसर आदि विचारक हैं। स्पेंसर ने नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। स्पेंसर ने नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए मिल ने कहा कि प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है। लोगों को उनकी इच्छा पर छोड़ना उन्हें नियंत्रित करने से बेहतर है। उसने स्वतंत्रता के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए व्यक्ति के कृत्यों को दो भाग में बांटा, स्वसंबंधित तथा परसंबंधित। उसका कहना है कि व्यक्ति के स्वसंबंधित कार्य में राज्य को मानव की स्वतंत्रता का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, किंतु यदि उसका कार्य पर से संबंधित है या किसी और व्यक्ति से संबंधित है तो इस संबंध में मिल का कहना है कि एकमात्र है जिसके लिए व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से मानव जाति को अपने किसी सदस्य के कार्य के प्रति स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की अनुमति है, वह है आत्मरक्षा। एकमात्र प्रयोजन जिसके लिए सभी समाज के किसी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, वह है दूसरे की स्वतंत्रता के होने वाली क्षति को रोकना। उसका अपना कल्याण चाहे मौलिक हो अथवा नैतिक पर्याप्त आदेश नहीं है। स्वयं अपने पर, अपने शरीर पर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु संपन्न है। ऐसा कौन कहता है? तो मिल कहता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के नए प्रस्तुतिकारों में F.A. हेयक का नाम उल्लेखनीय है। उसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आश्वस्त क्षेत्र प्राप्त है जिसमें अन्य व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विकल्प के तत्व को निर्णायक रूप से मानना चाहिए। अतः नकारात्मक स्वतंत्रता के अर्थ के अनुसार राज्य अपने ऊपर संयम रखता है। वह यह भी नहीं देखता कि अनुमति मूलक स्वतंत्रता का लाभ साधन संपन्न ही उठा पाएंगे। अतः सर्वसाधन के लिए ऐसी स्वतंत्रता कोई अर्थ नहीं रखती। अगला है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मकता या तात्विक स्वतंत्रता का अर्थ है कि कमज़ोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक असमर्थताओं को दूर करने के ठोस प्रयास किए जाएं, ताकि सबको अपने सुख के साधनों का उपयुक्त अवसर मिल सके। इस हेतु सामाजिक आर्थिक जीवन के व्यापक नियमन विनियमन की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य की बढ़ती हुई सत्ता के साथ संगत करने का प्रयास किया जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लॉस्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन आदि विचारकों का नाम उल्लेखनीय है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लॉस्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन आदि विचारकों का नाम उल्लेखनीय है। सकारात्मक स्वतंत्रता को स्पष्ट करते हुए L.T. हबाउस का कहना है कि मानव जीवन का कोई पक्ष नहीं है जो समाज के लिए महत्वहीन है, क्योंकि जो कुछ वह है वह करता है या वह सोचता है उसके अपने हित को प्रभावित करता है, उसका सामान्य जन के साथ संबंध है और होना चाहिए, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके विचार, कार्यों तथा चरित्र को भी प्रभावित कर सकता है जो उसके संपर्क में आते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के अर्थ के अंतर्गत
मानव जीवन के व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों पक्षों को संक्षिप्त कर लिया जाता है। लियो स्ट्रॉस जैसे शक्तिशाली समर्थक का कहना है कि मानव को मानव से ऐसा कोई संबंध नहीं जिससे वह जैसा चाहे वैसा करे अथवा जो उसे ठीक लगे उसे करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। अपने विवेक के कारण मानव के पास विकल्पों की इतनी व्यापकता है जो संसार के किसी अन्य प्राणी के पास नहीं है। वह स्वतंत्रता की व्यापकता की भावना के साथ यह भावना जुड़ी हुई है कि स्वतंत्रता का परम एवं अति प्रतिबंधित उपयोग उचित नहीं है। मानव की स्वतंत्रता के साथ एक पवित्र भय अर्थात एक प्रकार का दैवी विचार जुड़ा है कि उसे हर कार्य करने की अनुमति नहीं है। अतः प्रतिबंध उतना प्राकृतिक या आदिकालीन है जितनी स्वतंत्रता है। ये बात लियो स्ट्रॉस कहते हैं। अगला, लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय उस वातावरण के संचारण से है जिसके अंतर्गत मनुष्य को अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होने का अवसर मिलता है। संक्षेप में, सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय अधिकारों तथा उन अवसरों से है जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। प्रारंभ में लॉस्की ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी इन द मॉडर्न स्टेट में ग्रीन के इस विचार से में स्वतंत्रता करने योग्य कार्य को करने और उपभोग योग्य वस्तु को उपभोग करने अपनी सहमति देकर सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। कालांतर में अपनी कृति ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट में लॉस्की ने स्वतंत्रता के अर्थबंधनों का अभाव में देखा है और नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ आवर टाइम में लॉस्की ने अपने विचार पुनः बदले। उसने लिखा, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके बिना समाज के सर्वोच्च उद्देश्य पूरे नहीं होते और स्वतंत्रता केवल उन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त होती है। अगर एक व्यक्ति के अलग अलग हितों को लेकर विचार किया जाए तो कुछ ऐसे हित मिलेंगे जो समाज प्रकृति के हैं और जिनसे समस्त समाज का कल्याण होता है। लॉस्की ने पुनः कहा कि उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हितों का बलिदान ही सच्ची स्वतंत्रता है। फिर से एक बार, उच्चतर हित की वेदी पर व्यक्तिगत हितों का बलिदान ही सच्ची स्वतंत्रता है। समानता स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त है। हबहॉस के शब्दों में एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ होगा बाकी सब घोर पराधीनता के बेड़ियों से जकड़े जाएंगे। अतः दूसरी की ओर देखा जाए तो सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती जब सब पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाए। उपयुक्त परिभाषा की दृष्टि से केवल समानता का निर्वाह करना पर्याप्त नहीं है। एक दूसरे को ठोकर मारकर गिरा देने का समान अधिकार स्वतंत्रता की परिभाषा में नहीं आएगा। स्वतंत्रता की परिकल्पना में यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य कल्याण के पथ पर चलना चाहते हैं, विनाश के पथ पर नहीं। गेटल ने कहा, स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं वरन सकारात्मक स्वरूप भी है। गेटल। टी.एच. ग्रीन ने लिखा, जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। यहाँ बार्कर भी है और ग्रीन भी है, तो इसको एक नज़र देखना होगा। जब हम फिर से मेन पॉइंट देखेंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे। लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोच्च विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। सकारात्मक स्वतंत्रता को एक सामाजिक संकल्पना माना जाता है क्योंकि स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं को हटाने की मांग करता है। समानता स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त है। मनुष्य विवेक की क्षमता से तो संपन्न है, परंतु जब वह आदर्श अवस्था में नहीं पहुंच जाता तब तक सबका व्यवहार शुद्ध विवेक से प्रेरित नहीं होता। अतः स्वभावतः मनुष्य दूसरे को बाधक प्रतीत करने वाले कार्य को करना चाहे तो इस तरह यह स्वतंत्रता का रूप धारण कर लेता है। हबहॉस के शब्दों में एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि बाकी सब घोर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ जाएंगे। अतः दूसरी ओर से देखा जाए तो सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सब पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए। मैकेनी के शब्दों में पूर्ण स्वतंत्रता एक जंगली खच्चर की अनियमित स्वतंत्रता है। स्वच्छंद स्वतंत्रता पर अंकुश रखने का कार्य समानता द्वारा संपन्न होता है। लॉस्की के शब्दों में स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद या सुराग के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। लॉस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद होगी या सुराग के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी, परंतु केवल समानता का निर्वाह पर्याप्त नहीं है। एक दूसरे को ठोकर मारकर गिरा देने
का समान अधिकार स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता की परिकल्पना में यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य कल्याण के पथ पर चलना चाहते हैं, विनाश के पथ पर नहीं। सकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में मैकफर्सन का कहना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह मानव के अपने विकास करने की शर्त है। समान स्वतंत्रता के लिए एक अनिवार्य शर्त यह भी है कि संबद्ध पक्षों को एक दूसरे के संदर्भ में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने की समान शक्ति भी मिलनी चाहिए अथवा उनकी शक्ति भी लगभग समान हो। हबहॉस के अनुसार जब कमज़ोर पक्ष को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि उसके पास भी वैसे साधन मौजूद हों तो वह उनका प्रयोग कर सकता है, तो ऐसी स्वतंत्रता से उसका कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इस तरह उसे यथार्थ और तात्कालिक संरक्षण तो प्राप्त होगा नहीं। यह बात जाहिर है कि कमज़ोर पक्ष को प्रतिशोध के अधिकार की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे जो अधिकार प्राप्त हैं उसे प्रयोग करने के लिए सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। स्वतंत्रता का एक अन्य पहलू आर्थिक समानता है। ध्यातव्य है कि आर्थिक शक्ति की विषमता ने ही उदारवाद के पतन का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। J.R. ल्यूकस ने आर्थिक असमर्थता को स्वतंत्रता का अभाव मानने से इनकार किया। इनका कहना है कि आर्थिक स्वतंत्रता कानूनी स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता के समान नहीं होती। बर्लिन ने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी क्षमताओं पर निर्भर है, राज्य मात्र व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। बर्लिन के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंध का अभाव है। बर्लिन के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंध का अभाव है। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ में दोनों पक्ष संलिप्त हैं तथा बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ में दोनों पक्ष सम्मिलित हैं तथा दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। मानव के जीवन का कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें उसे हर प्रकार के प्रतिबंध से अवश्य मुक्त रहना चाहिए, ताकि वह दूसरों से कोई निर्देश, चाहे वो कितने परोपकारी हो, प्राप्त किए बिना अपने कार्य की दिशा को निर्धारित करने की कामना कर सके। उसने कहा कि मेरी सामाजिक अथवा राजनीतिक स्वतंत्रता की सीमा न केवल मेरे वास्तविक, बल्कि यदि मैं ऐसा करना चाहूँ तो मेरे इस अथवा उस ढंग से कार्य करने के समर्थ विकल्प पर ही बाधाओं का अभाव में निहित है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भले ही कुछ बंधन लगाए, परंतु ऐसा कोई बंधन नहीं होना चाहिए जो उसकी पसंद के क्षेत्र का हनन करे। जब संप्रभुता सही हाथों में होगी तो स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाएगी, बर्लिन कहता है। फिर से एक बार, बर्लिन ने क्या किया है? एजिया बर्लिन ने कहा है कि जब संप्रभुता सही हाथों में होगी तो स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाएगी। स्वतंत्रता के प्रकार, आइए, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अब इस पर नज़र डालते हैं, जिसमें प्राकृतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, ऐसे तमाम स्वतंत्रताएं हैं। इन पर एक नज़र डालते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता, मैकैवर के अनुसार स्वतंत्रता अपने में एक नहीं अनेक है, अतः स्वतंत्रता अपने व्यापक अर्थ में बहुमुखी धारणा है, उसके विविध रूप हैं। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो राज्य की स्थापना से पूर्व भी प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त थी। यह हॉब्स द्वारा वर्णित स्वच्छंदता से संबंधित जंगल की आज़ादी का दूसरा नाम है। इसका अर्थ है मानव की कृत्यों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का न होना। प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा मुख्यतः रूसों से संबंधित है। रूसों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा आज मान्य नहीं है, वह भ्रामक और त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह मानता है कि स्वतंत्रता नागरिक समाज में अस्तित्व में भी ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत स्वतंत्रता को निर्देश मानता है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि यदि सभी व्यक्ति स्वतंत्रता के निरपेक्ष समझते हुए उसके निरंकुश प्रयोग करने लगेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि सभी की स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा। प्राकृतिक स्वतंत्रता का महत्व मात्र इस बात से है कि उसके अनुसार स्वतंत्रता व्यक्तियों की स्वाभाविक मांग है, इसके अभाव में व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। अतः राज्य को व्यक्तियों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा और फ्रांस की राज्य क्रांति में प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा को प्रतिपादित किया गया था। सामाजिक स्वतंत्रता का वास्तविक अभिप्राय उसके सामाजिक रूप में निहित है।
यह स्वतंत्रता उन अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से युक्त है जिन्हें समाज व्यक्ति के जीवन के निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में मान्यता देता है तथा राज्य जिसकी सुरक्षा करता है। इसके विविध रूप इस प्रकार हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का वास्तविक अभिप्राय इसके सामाजिक रूप में निहित है। यह स्वतंत्रता उन अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से युक्त है जिन्हें समाज व्यक्ति के जीवन के निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में मान्यता देता है तथा राज्य जिसकी सुरक्षा करता है। इसके विविध रूप इस प्रकार हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिसका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से है। लॉस्की के शब्दों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता निजी स्वतंत्रता का वह पक्ष है जिसका सार मुक्त व्यक्ति के स्वयं से है। यह जीवन के निजी संबंधों में पूर्ण रूप से उसके अपने विकास का अवसर है। व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक बहुलवादी विचारकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया है। मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में कहा है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। यद्यपि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस विचार को मान्यता प्राप्त नहीं है, तब भी इस विचार में इतनी सत्यता अवश्य है कि जिन कार्यों के संबंध में किसी एक व्यक्ति को हो उसके संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अगला है नागरिक स्वतंत्रता। बारकर तथा लॉस्की के अनुसार नागरिक समाज में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं: नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। 3 प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता: नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। बारकर तथा लॉस्की के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता से आशा उस स्वतंत्रता से है जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ सहूलियतें दी जाती है। नागरिक स्वतंत्रता एक राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता की 3 बातें आती हैं: दैहिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता और व्यवहारिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता अर्थात राज्य की किसी कार्यवाही से व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। बौद्धिक स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। मिल के अनुसार यह स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के हित में है। वाल्टर बेजहॉट ने चर्चा की स्वतंत्रता तथा विरोधी मत के प्रति सहिष्णुता को सामाजिक प्रगति की कुंजी माना है। व्यवहारिक स्वतंत्रता अर्थात अनुबंध या अन्य मनुष्यों के साथ संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता है। अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता। देश के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेना ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने आदि का अधिकार शामिल है। ब्लैक स्टोन के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। बारकर के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ सरकार पर अंकुश रखने की शक्ति नहीं बल्कि सरकार बनाने तथा उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता है। लॉस्की ने राजनीतिक स्वतंत्रता को स्पष्ट करते हुए कहा है, मैं राज्य के मामले में खुलकर भाग ले सकता हूँ। मेरे उक्त पद पर पहुँचने के मार्ग में कोई बाधा नहीं है जो सबके लिए ना हो। मैं अपनी राय को अकेले अथवा दूसरों के साथ शामिल होकर प्रकट कर सकता हूँ। लोकतंत्र के सफल संचालन और विकास के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता अति आवश्यक है। इसके अभाव में प्रजातंत्र संभव ही नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र प्रजातांत्रिक राज्यों में ही संभव है। सर्वाधिकारवादी राज्यों में इस स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति की उस अवस्था से होता है जिसमें वह अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने में स्वतंत्र हो तथा किसी प्रकार की ऐसी दशा में न हो जो उसके क्रम के पारिश्रमिक दूसरे को प्राप्त हो जाए। देखा जाए तो आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता एक दूसरे के विपरीत पक्ष प्रस्तुत करते हैं। नकारात्मक संदर्भ में आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध न हो। इसके विपरीत आर्थिक स्वतंत्रता की सकारात्मक संकल्पना सर्वसाधारण की आर्थिक असमर्थता का निराकरण की मांग करती है ताकि धनी और निर्धन वर्ग की दूरी कम हो सके। वर्तमान समय में राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता का भी पर्याप्त महत्व बढ़ गया है। इसके अंतर्गत निम्न अधिकार सम्मिलित हैं: नागरिकों को कम करने का अधिकार, आराम व अवकाश का नागरिकों को काम करने का अधिकार, आराम व अवकाश का अधिकार, वृद्धावस्था और असमर्थता में आर्थिक सुरक्षा का अधिकार, कार्य करने की न्यायोचित निर्धारित घंटे, श्रम संगठन के निर्माण का अधिकार, कोई व्यवसाय अथवा व्यापार करने का अधिकार, उद्योगों के नियंत्रण में भागीदारी का अधिकार, सामाजिक बीमों की उपलब्धि का अधिकार। लॉस्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है।
लॉस्की कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। एक भूखे नंगे व्यक्ति के लिए वोट देना, सार्वजनिक पद प्राप्त करना आदि स्वतंत्रता या अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। नेहरू जी के शब्दों में भूखे मनुष्यों के लिए मत और वोट का कोई महत्व नहीं है। अगला है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। यह राष्ट्रीय स्वाधीनता का दूसरा नाम है। यह प्रत्येक देश के विदेशी अधिपत्य से मुक्त रहने का अधिकार है। अमेरिका के लोगों को 1776 में तथा भारत के लोगों को 1947 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सैद्धांतिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्वतंत्रता निरपेक्ष होती है, क्योंकि सभी राष्ट्र समान रूप से स्वतंत्र होते हैं, परंतु व्यवहार में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध होना चाहिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून आदि, ताकि विश्व शांति के लिए खतरा न उत्पन्न हो। अगला है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिकता से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, ग्रीन, कांट, हीगल, ब्रेडले, बोशांके आदि सभी ने मनुष्य के विकास के लिए नैतिक स्वतंत्रता को अनिवार्य माना है। कांट ने इस रूप में स्वनिर्धारित कर्तव्य के आदेश की भावना की पूर्ति तथा विवेक संगत इच्छा की स्वीकार्यता कहा है। उसके अनुसार व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसका वास्तविक स्वतंत्रता है। इस प्रकार कांट के अनुसार व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। हीगल के अनुसार नैतिक स्वतंत्रता राज्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा के पालन में निहित है। स्वतंत्रता की संकल्पना में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। स्वतंत्रता के संबंध में मार्क्सवादी विचार उदारवादी विचारधारा से मूलतः भिन्न है। मार्क्सवाद स्वतंत्रता का अध्ययन ऐतिहासिक तथा समाजशास्त्रीय संदर्भ में करता है। मार्क्सवाद के अनुसार प्रारंभिक समाजवादी समाज में सभी व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी, किंतु कालांतर में वर्ग समाज के उदय ने इसे समाप्त कर दिया। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसकी उत्पत्ति संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हुई है। अतः जब तक राज्य में वर्ग विभाजन रहेगा तब तक राज्य अपने जन्मदाता संपत्तिशाली वर्ग के हितों का संरक्षक बना रहेगा और तब तक मनुष्यों को वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकेगी। मार्क्सवाद के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता तो तर्क संगत उत्पादन प्रणाली में ही है संभव है, जिसमें उत्पादन के साधन पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होगा और शोषण की स्थिति समाप्त हो जाएगी। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में स्वतंत्रता का अर्थ तो हो ही नहीं सकता, यह केवल समाजवाद में ही संभव है। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार जब तक पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था नहीं आ जाती तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। निजी संपत्ति और एवं मजदूरी की दासता की व्यवस्था से युक्त बुजुर्गवा व्यवस्था परतंत्रता के पूर्ण युग को जन्म देगी। यह समाज के सभी स्तरों पर व्यक्ति को बाजारी उत्पादनों की अंधी शक्तियों की दया पर निर्भर कर देती है। इस प्रकार मानव की स्वतंत्रता सोने की सूली पर चढ़ा दी जाती है। ये बात कहते हैं काउडवेल। मार्क्सवादी के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ जीवन की संपूर्णता से जिया अर्थात भोजन, वस्त्र, मकान आदि की आवश्यकता पूरी करने की आर्थिक क्षमता तथा व्यक्तित्व को विकसित करने का पर्याप्त अवसर है। एंगल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति एंटी ड्यूरिंग के अंतर्गत व्यवस्था और स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट किया है। इसके अनुसार व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें मनुष्य या भौतिक वस्तुएं प्रकृति के अटल नियमों से बंधी होती है तथा मनुष्य की इच्छा से कुछ भी संचालित नहीं होता है। एंगल्स के अनुसार नियमों के परिवर्तन से मुक्त हो जाने का स्वप्न स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका व्यवस्थित प्रयोग करे। मार्क्सवादी इस विषमता मूलक और स्वतंत्रताहीन समाज के लिए निजी पूंजी को अब झगड़ों की जड़ मानता है। अतः सच्ची स्वतंत्रता आर्थिक विषमता को समाप्त करने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। मार्क्सवादी के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वर्ग भेद की समाप्ति पर संभव है, जिसके लिए वह क्रांति द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने पर जोर देता है। वह स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा इसे बनाए रखने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को आवश्यक मानता है। मार्क्स ने वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की संकल्पना की, जहां उत्पादन के समस्त साधनों का समाजीकरण हो जाने के कारण शोषण की प्रवृत्ति का अंत हो जाएगा। हर व्यक्ति आर्थिक रूप से संतुष्ट होगा, वितरण का न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। ऐसी व्यवस्था होने पर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी।
मार्क्सवाद व्यक्ति और समाज में कोई विरोध नहीं मानेगा। वह समाज के हित में व्यक्ति का हित निहित मानता है। वह व्यक्ति को समाज के एक अंग के रूप में देखते हुए उसे समाज से स्वतंत्र नहीं मानता है। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा किसी असामाजिक मानव की धारणा न होकर उस मानव से संबंधित है जो समाज में रहकर सामाजिक संस्थाओं में बंद कर अपने सहचर मनुष्यों के साथ जीता है। इस प्रकार मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता के बारे में मुक्त इच्छा के तत्व को अस्वीकार करती है। अतः स्वतंत्रता के मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों के लिए समान निहितार्थ की कामना करती है। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा दोषमुक्त नहीं है। उदारवादी विचारकों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। मार्क्सवादी विचारक इन आलोचनाओं के उत्तर में स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष पर बल देते हैं। मार्क्सवादी केवल उन्हीं ही स्वतंत्रता के दोनों पक्षों में जो सभी व्यक्तियों के सर्वांगीण तथा समान विकास के लिए संभव तथा उचित हो तथा जो समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप हो। वर्तमान समय में जोसेफ शुम्पीटर तथा मिल्टन फ्रीडमैन ने मार्क्सवादी धारणा को अपने मुक्त बाजार के उदारवाद के तर्क के आधार पर अस्वीकार कर दिया। इस संदर्भ में लुई फिशर, ऑथर कोएस्लर तथा जे.के. गैल्ब्रेथ का नाम उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता या प्राधिकार। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता या प्राधिकार। व्यक्तिवादी विचारक जैसे एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल तथा हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य की सत्ता से असंगत माना है, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। राज्य आवश्यक बुराई है, अतः राज्य का हस्तक्षेप तथा संभव कम से कम होना चाहिए ताकि व्यक्तियों को यथासंभव अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिल सके। अराजकतावादी एक कदम आगे जाकर ऐसी अनावश्यक बुराई के रूप में राज्य की निंदा करते हैं जिसे पूर्णतया मिटा देना चाहिए। सत्ता चाहे किसी प्रकार की हो, बुरी हो, लेकिन यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती है। जैसे प्रोधा बुकनिन तथा क्रेपोटकिन ने आग्रह किया कि चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो अथवा धार्मिक, कोई सत्ता नहीं होनी चाहिए ताकि व्यक्ति को क्रमशः पूंजीपतियों, राज्य तथा धर्म के बंधन से मुक्त किया जा सके। मार्क्सवादी राज्य को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण तथा उस पर अत्याचार का उपकरण मानते हैं। राज्य संपन्नों के वर्ग के हित की रक्षा एवं संवर्धन के लिए थोपे गए अनेक प्रतिबंधों के बीच विपन्नों के वर्ग को स्वतंत्रता के उपभोग से वंचित करता है। प्रजातांत्रिक समाजवादियों का मत ऊपर लिखित सभी मतों से भिन्न है। उनकी दृष्टि में राज्य कल्याण का अभिकरण है जो सार्वजनिक हित के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। स्वतंत्रता अंकुशों के भीतर रहती है, अतः राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कानून बनाता है। कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है। उदारवादियों ने इस मत का समर्थन किया है कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। हॉब्स तथा लॉक की दृष्टि में प्राकृतिक अवस्था तथा राजनीतिक समाज में यह अंतर है कि उपरोक्त में प्रभुता संपन्न सत्ता द्वारा कानून के रूप में आरोपित प्रतिबंधों की व्यवस्था होती है, परंतु हॉब्स तथा लॉस्की जैसे सकारात्मक उदारवादी इस तर्क को सार्वजनिक हित में अधिकाधिक उचित प्रतिबंधों के समर्थन की सीमा तक ले जाते हैं। फांसीवादियों के विचार में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि वह राज्य का पूर्णतः आज्ञा पालन करे। यह दृष्टिकोण रूसो तथा हीगल की ही इन आदर्शवादी व्याख्याओं से प्रेरणा लेता है कि राज्य कोई गलती नहीं कर सकता। इटली के मुसोलिनी तथा जर्मनी के हिटलर ने अपनी अधिनायकवादी व्यवस्थाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सर्वोत्तम संरक्षण के रूप में न्याय संगत सिद्ध किया। इस प्रकार यह दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित है कि मानव सामाजिक प्राणी है तथा उसके व्यक्तित्व के विकास केवल समाज में ही संभव है, अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की सत्ता की कदापि विरोधी नहीं हो सकती। इसलिए टीटस के जैसे जर्मन आदर्शवाद ने कहा कि मानव को शीघ्र झुककर राज्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार किसी सत्ता द्वारा अधिरोपित सुविधा के नियम स्वतंत्रता की स्थितियों का निर्माण करते हैं। अतः इस संदर्भ में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। प्रथम, सत्ता के अभाव में कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इसका यह अभिप्राय है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है ताकि इसे विवेक सम्मत सीमाओं के भीतर रखा जा सके। दूसरे, राज्य की सत्ता इतनी निरंकुश न हो कि वह स्वतंत्रता को आतंकित करे और यहाँ तक कि उसके प्रत्येक अंश को नष्ट कर दे, जैसा किसी फासिस्ट अथवा
साम्यवादी व्यवस्था में होता है। स्वतंत्रता संबंधी मार्क्सवादी और उदारवादी विचारों में अंतर पर एक नज़र। मार्क्सवादी और उदारवादी विचारों में मार्क्सवाद व्यक्ति के आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देता है, उदारवाद व्यक्ति के राजनीतिक स्वतंत्रता को महत्व देता है। मार्क्सवाद के अनुसार विधि विभाजित समाज में एक वर्ग को मिली स्वतंत्रता दूसरे वर्ग की परतंत्रता है। उदारवाद मानता है कि सभी वर्गों को समानता समान रूप से प्राप्त हो। मार्क्सवाद सामाजिकता को महत्व देता है, जबकि उदारवाद का केंद्रीय बिंदु व्यक्ति है। मार्क्सवादी राज्यहीन स्थिति में सर्वोत्तम स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं। उदारवाद के अनुसार राज्य और कानून के अभाव में स्वतंत्रता संभव नहीं है। मार्क्सवाद स्वतंत्रता को एक वर्गीय वस्तु मानते हैं, उदारवाद स्वतंत्रता को अमूल्य मानते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है स्वतंत्रता और कानून। स्वतंत्रता और कानून के परस्पर संबंध के विषय में विचारकों में दो विरोधी मत हैं। एक पक्ष के अनुसार स्वतंत्रता और कानून एक साथ नहीं चल सके, तो दूसरे पक्ष में अनुसार स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के पहलू हैं। कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। व्यक्तिवादी अराजकतावादियों व शिबडी के लिस्टों के अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। व्यक्तिवादी विचारकों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हुए हस्तक्षेप सिद्धांत का समर्थन किया। व्यक्तिवादियों के अनुसार स्वतंत्रता और कानून के एक दूसरे के विरोधी हैं। इसका मत है कि वह सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम शासन करती है। स्पेंसर कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सरकार के कार्यों में उल्टा अनुपात है। डायसी के अनुसार एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी कम होगी। डायसी के अनुसार एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की मात्रा उतनी कम हो जाएगी। हॉकिंस के अनुसार मनुष्य जितना अधिक स्वतंत्र होना चाहता है उतनी ही अधिक शासन सत्ता के सम्मुख उसे झुकना पड़ता है। अराजकतावादी विचारक भी कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। विलियम गॉडविन के अनुसार कानून स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक हानिकारक संस्था है। अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हुए कहते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता वर्ग विहीन समाज में संभव है जिसका संगठन प्रेम व सहयोग के आधार पर हुआ है। श्रमिक संघवादियों के अनुसार राज्य का कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। राज्य के कानून पूंजीपतियों के हितों के लिए होते हैं, अतः इसके विचार समाजवादी राज्य में व्यक्तियों की स्वतंत्रता संभव है। स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के पूरक हैं। अब इस बिंदु को हम डिफाइन करेंगे। स्वतंत्रता और कानून परस्पर संबंध के विषय में कहा जाता है कि स्वतंत्रता कानून को सीमित नहीं करते वरन स्वतंत्रता की रक्षा और उसमें वृद्धि करते हैं। इस संबंध में समग्रतावादी, सर्वसत्ता अधिनायकतावादी तथा आदर्शवादियों के विचार प्रमुख हैं। समग्रतावादी राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हैं और व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित करने का राज्य को पूरा अधिकार देते हैं। सर्वसत्ता अधिकारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता स्वयं कानून की देन है। आदर्शवादियों ने भी कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक माना है। हीगल के अनुसार राज्य कभी गलती नहीं कर सकता, अतः राज्य के कानून स्वतंत्रता को सीमित कैसे कर सकते हैं। हीगल के शब्दों में राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह उक्ति सामाजिक नैतिक चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति व प्रकटीकरण है। बोशांके ने भी हीगल के इस विचार का समर्थन किया है। स्वतंत्रता और कानून से संबंधित दोनों दृष्टिकोण एकांगी और अपूर्ण हैं। जो विचारक कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं वह स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ लेते हैं, जबकि स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंधों की अनुपस्थिति ही नहीं वरन इसमें अवसरों की उपस्थिति भी शामिल है जिसके लिए कानून आवश्यक है। लॉक के अनुसार जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। बिलोबी के अनुसार यदि नियंत्रण न होगा तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी। रिची के अनुसार व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति के परिणाम है। लॉक एक बार फिर से लॉक कहते हैं कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, और विलोबी कहते हैं यदि नियंत्रण नहीं होता तो स्वतंत्रता भी नहीं होती। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे समानता के विचार पढ़ेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।